हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 6, जो कि भारतीय संविधान का हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम्स के पूछे हुए हैं। जैसे यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के इसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं। जीडी के एग्जाम्स के भी इसमें क्वेश्चन हैं। सीजीएल के मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएल से हैं। इसके अलावा रेलवे के जितने भी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आरओ के जो छोटे क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर एक बार अच्छी तरह से देख के जाते हैं और जो इसमें मैंने डिस्कशन किया है समझा के, उसको भी आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। पीडीएफ मैं इसकी जरूर दे दूंगा आप लोगों को। कमेंट में आप लिख सकते हैं इस चीज को, वीडियो कैसा लगा है लास्ट में देखकर। इसके अलावा पीडीएफ आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करना देखकर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है। देखिए, हमने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमें भाग नंबर 3 में जिक्र किया गया है। भाग नंबर 3 में जिक्र किया है। यहाँ आर्टिकल कौन से हैं, तो 12 से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक इसमें जिक्र किया है। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो ये बेसिक अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज को कि फंडामेंटल राइट को कोई खत्म नहीं कर सकता है। 20 और 21 को, दो ऐसे आर्टिकल्स हैं, इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दया की संबंध है, ठीक है, ध्यान रखोगे। देखिए, फंडामेंटल राइट को अगर निलंबन की बात करेगा, सस्पेंड कौन कर सकता है, तो जिस समय इमरजेंसी लगी होती है तो उस समय कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन बात करेंगे कि इसको कंप्लीटली एबॉलिश कौन कर देता है, तो खत्म करने की पावर और जो मेनली देखी जाएगी जो संशोधन करने की पावर होती है तो वो होती है संसद के पास, ध्यान रखोगे, ठीक है। 20 और 21 को कभी भी एबॉलिश नहीं किया सकता है, ठीक है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिए, इसमें साफ साफ बात की गई है कि डीपीएसपी भाग नंबर 4 में जिक्र किया है। आर्टिकल इसमें 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखोगे राज्य की सुविधा के अकॉर्डिंग इसमें लागू होते हैं। आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आर्टिकल नंबर 37 के तहत, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, तो आर्टिकल नंबर जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, इससे हमने सीधे के सीधे 250 प्लस आर्टिकल्स लिए हैं, तो इसीलिए इसे मूल आधारिका कहा गया है, ध्यान रखोगे इसको। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य किसा है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। अब इसका समझिए, देखिए, धर्मनिरपेक्ष वर्ड का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया है। आप समझिए कि प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, उनमें से 3 वर्ड हैं कौन कौन से, तो ध्यान रखोगे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है साफ साफ कि हम किसी भी धर्म को विशेष समर्थन नहीं करते हैं। अखंडता, ठीक है, अखंडता हमें पहले से ही पता है कि आर्टिकल नंबर 1 में जिक्र किया है साफ साफ कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जो कैसा है? यूनियन है, हम अलग हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको अखंडता को वर्ड को जो जोड़ा गया था बाद में, इसकी भी आवश्यकता नहीं थी और पंथ निरपेक्ष की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम सेकुलर कंट्रीज थे, ठीक है। 2 में साफ साफ जिक्र किया गया है, क्या जिक्र किया गया है कि हम अलग जो है किसी भी कंट्री के मिला तो सकते हैं लेकिन अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी राज्य को हम अपने देश से, ठीक है। और तीसरा वर्ड आता है पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, ठीक है। तो समाजवाद की भी जिक्र किया है डीपीएसपी में, तो समाजवाद की भी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या क्या होती है, मतलब इतने मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, नहीं तो लोकसभा जो है नहीं चलेगी। तो 1/10 मेंबर इसमें होने चाहिए, जो एक कोरम होता है, ठीक है। और इसका जिक्र किया है आर्टिकल नंबर 100 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। इसीलिए प्रत्येक 2 वर्ष में
1/3 मेंबर्स इसमें क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं, यानी कि रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की संख्या 250 है, प्रेजेंट टाइम में 250 है। और राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर्स का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष लगाएंगे। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछ ले तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनंत तक। ठीक है, ध्यान रखें, कभी भी ये विघटित नहीं होती है। ठीक है, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो हमेशा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए, तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए कभी कभी इसे बूढ़ों का सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूढ़ों का सदन बोलते हैं। पढ़े लिखों का सदन बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 मेंबर्स को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, ये शक्ति थी अभी तक भारतीय राष्ट्रपति के पास। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास आंग्ल समुदाय से 2 मेंबर्स को मनोनीत करने की शक्ति थी, जो कि अमेंडमेंट कर दिया है। इसके लिए 104वां अमेंडमेंट कर दिया है, जिससे क्या कर दिया है, इसकी शक्ति को हटा दिया है। और इसका पूछेगा संविधान में जिक्र कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 331 में इसका जिक्र किया गया है, 331 में। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो इसका सिंपल क्वेश्चन है 2 को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य होते हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, तो मैंने ऊपर बताया था आपको, भारत का राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का सभापति होता है, और इसको इसी राज्यसभा के सभापति के रूप की सैलरी मिलती है। ध्यान रखोगे, 4 लाख रुपए जो सैलरी मिलती है, बोलते जरूर है उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है, पर राज्यसभा के मेंबर्स के, राज्यसभा के जो सभापति के रूप में इसको सैलरी मिलती है। ठीक है, और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, दोनों की एज जो होती है 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के मेंबर कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित मेंबर हो या ना हो, कोई भी मेंबर हो सकते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी तो उपराष्ट्रपति में ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के टोटल मेंबर भाग लेते हैं, टोटल मेंबर भाग लेते हैं। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति की बात होती है तो लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्मदिन था 5 सितंबर को, इसीलिए शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 143 है। इसमें राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट इसमें सलाह दे भी सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें सलाह देने से मना भी कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो जो राष्ट्रपति होते हैं, ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने अथवा न मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, 214 नंबर देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, आर्टिकल नंबर इसके लिए 71 है। आर्टिकल नंबर 71 में जिक्र किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे 35 ईयर। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए 35 साल उम्र अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, विधानसभा की बात करेंगे तो 25 और विधान परिषद की बात करेंगे तो यहाँ पे 30। ध्यान रखना इस चीज को। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, जिसकी एज हमने बताई थी कि मैक्सिमम एज
मिनिमम एज 35 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और सैलरी होती है 5 लाख जो कि विदाउट टैक्स होती है, ठीक है। 52 नंबर आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। मैंने बताया था कि जो युद्ध होते हैं, युद्ध को शुरू अथवा युद्ध को स्टार्ट अथवा विराम, दोनों की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है 52 नंबर आर्टिकल में जिक्र किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, प का नी को का दू यो दशम। पा से क्या था? राष्ट्रपति का पद था। का से क्या था? कार्यपालिका का प्रधान था। तो आर्टिकल नंबर 53 में जिक्र किया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ये मैक्सिमम होता है तो 6 मंथ का। आपको बताया था मैक्सिमम कितना होता है? तो 6 मंथ का होता है इसमें गैप। इसीलिए संसद के जो एक साल में सत्र होते हैं वो अनिवार्य होते हैं 2। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन? तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 79 में दिया है संसद। और संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं पे ध्यान रखना, जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है ये दोनों इनकी क्या है? सदन है। इसीलिए पूछेगा क्वेश्चन संसद के कितने सदन हैं? तो 2 लगाना आंसर। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य कितने प्रेजेंट टाइम में पूछेगा? तो 11 है। आपको पता है कि 42वें अमेंडमेंट से 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड किया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। समिति की सिफारिश पे हमने इनको 10 को ऐड किया था। इसके बाद 86 अमेंडमेंट किया हमने और 2002 में हमने क्या किया? आर्टिकल नंबर 21 का ए जो कि फंडामेंटल राइट है, इसको हमने जोड़ दिया, जिसे कहा गया शिक्षा का अधिकार, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। देखिए इसके लिए आर्टिकल नंबर 48 का ए यूज किया जाएगा। और आपको पता है इस चीज के लिए कि आर्टिकल नंबर 48 जो है इसमें कृषि एवं पशुपालन का जिक्र किया गया है, कृषि और पशुपालन का। और 48 का ए ऐड किया गया था, इसीलिए ध्यान रखेंगे इसमें क्या किया गया है? तो इसमें कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल नंबर 39 के ए में जिक्र किया गया है इसका। आर्टिकल नंबर 39 में जिक्र किया गया है, साफ साफ कहा गया है, डीपीएसपी में है ये, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 37 के तहत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का इसमें उद्देश्य है। जब राज्य के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो राज्य उसमें मुहैया कराएगा, इसीलिए इसमें कहा गया डीपीएसपी एक चेक के समान है, ठीक है, ब्लैंक चेक के समान है। इसे केटी शाह ने कहा था डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। तो डीपीएसपी में बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपको बताया 41 नंबर आर्टिकल है, उसमें क्या है? कुछ दशाओं में सरकार सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो जैसे आपका राशन कार्ड है, जैसे अभी वैक्सीन लगाई गई थी, तो इन सब चीजों के लिए सरकार जो है पैसा उपलब्ध कराती है। तो ये सब किस में डाला गया है? डीपीएसपी में डाला गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? हमने बताया था आपको। भाग पूछेगा तो भाग 4 हो जाएगा और आर्टिकल पूछेगा 36 से 51 तक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार प्रेजेंट टाइम में कैसा है? विधिक अधिकार है। पहले कैसा था? फंडामेंटल राइट था और इसको
44वां अमेंडमेंट था जिसे हटाया था और इसको डाल दिया है कहाँ पे, विधिक अधिकार में। तो 300 के ए नंबर आर्टिकल में डाल दिया गया है, ध्यान रखोगे इस चीज को। और पहले था फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल नंबर 31 में था, जिसको हमने हटा दिया है और डाल दिया है कहाँ पे, 300 के ए में, जो कि कैसा बन गया है, विधिक अधिकार। फंडामेंटल राइट वो होता है जिसको सरकार हमसे नहीं छीन सकती है, पर विधिक अधिकार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता है पर सरकार हमसे इसे ले सकती है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 19 से लेकर 22 तक है। आप देख लीजिए। समानता के अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जिक्र किया है। और अगर 19 से 22 की बात करेंगे तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। और 25 से 28 की बात करेंगे तो ये देते हैं धर्म की स्वतंत्रता। और 29 और 30 में बात करेंगे तो ये देते हैं अल्पसंख्यक के अधिकार देते हैं। और इसके बाद 31 था जिसको हमने डिमोलिश कर दिया है, और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 17। इसमें छुआछूत के अंत की बात की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। ठीक है, मैंने पीछे की वीडियो में से पूरा समझाया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, मैंने अभी शुरुआत में इसको समझाया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? प्रेस की फ्रीडम की बात करेंगे तो 19 के का में इसे वर्णित किया गया है। और 19 का का जो है इसे हमें कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की फ्रीडम की बात करता है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता था? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये था। इसको बाद में अभी क्या कर दिया, इसको हटा दिया है। ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो यूएसए में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपने यहाँ कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता हमने कहाँ से कॉपी की है या हमने कहाँ से ली है इसको? तो हमने ली है ब्रिटेन से। हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? देखिए, वोट देने का अधिकार देता है 326 नंबर आर्टिकल। ये कैसा अधिकार है हमारा? विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार आप जानते हैं ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन आता है कि वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो कि विधिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है? तो विधिक अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, विधिक अधिकार है। सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर्स को मनोनीत कर सकता है? तो 12 मेंबर्स को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 क्षेत्रों में। ठीक है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? कानून की समानता का अधिकार हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको दिया किसने था? तो ए बी डेसी ने। ठीक है, ए बी डेसी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? तो भाग 4 में जिक्र किया गया है 36 से 51 तक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? ध्यान रखेंगे इस चीज को, गोवा में लागू है ये। ठीक है। और गोवा में हमने इसे लागू नहीं किया है, बल्कि इसे पुर्तगाली जो थे वही लागू कर गए थे। ठीक है, पुर्तगीज जो थे ये लागू कर गए थे, तब से अभी तक लागू है। ध्यान रखेंगे कि समान नागरिक संहिता का जिक्र हमारे यहाँ कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 44 में जिक्र किया है। और इसके लिए कमेटी गठित करने वाला एकमात्र राज्य है, कमेटी जिसने गठित कर दी गई है, तो वह है उत्तराखंड। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द हमने बताया आपको कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हमारे यहाँ संविधान में इस्तेमाल किया है पंथ निरपेक्ष का।
और इसका वर्ड का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ जिक्र किया गया है, तो प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में जो जिक्र किया गया है तो आप ध्यान रखोगे इनको 42 में अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, जो 42 में अमेंडमेंट से इसमें ऐड किए गए 3 वर्ड थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्डों को हमने क्या किया था, प्रस्तावना में ऐड किया था, ठीक है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना कमेंट में।